नमस्कार। आज हम एक काफी पुरानी किताब एडवर्ड हॉवर्ड ग्रिग्स की 1914 की सेल्फ कल्चर थ्रू द वोकेशन के कुछ खास विचारों पर बात करने वाले हैं। जी। मतलब ये कि अपने काम, अपने रोज के व्यवसाय के जरिए हम खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं, खुद का विकास कैसे कर सकते हैं। हाँ, और ये नजरिया बड़ा दिलचस्प है क्योंकि आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं कि काम मतलब बस पैसे कमाना, बिल्कुल नौकरी। जी। लेकिन ग्रिग्स कहते हैं कि नहीं, आपका जो रोज का काम है वही असल में आपके व्यक्तिगत विकास का, जीवन में एक मतलब ढूंढने का और जिसे हम संस्कृति कहते हैं ना, हाँ, संस्कृति। उसे पाने का एक बड़ा जरिया हो सकता है, शायद सबसे बड़ा जरिया। और यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हम सोचते हैं कि काम खत्म होगा, ऑफिस से निकलेंगे, तब असली जिंदगी या सेल्फ इम्प्रूवमेंट शुरू होगा। हाँ, शाम को जिम जाना या कोई क्लास लेना। वही, पर ग्रिग्स कह रहे हैं कि अरे नहीं, जहां आप 8-10 घंटे लगा रहे हैं, शायद उसी में वो चाबी छुपी है। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखते हैं ये 100 साल पुराने विचार आज भी कितने काम के हैं। बिल्कुल। और देखिए, शुरू कहाँ से होता है, मतलब काम को हमेशा से इतनी इज्जत नहीं मिलती थी। अगर हम पुराने ग्रीस में जाएं, अरस्तु, प्लेटो। हाँ, बड़े नाम। जी। लेकिन वो लोग शारीरिक मेहनत या व्यापार को कोई बहुत ऊंचा दर्जा नहीं देते थे। उनका मानना था कि ये सब करने से आदमी के अच्छे गुण वो विकसित नहीं हो पाते। अच्छा, अरस्तु ने तो शायद कहा भी था कि कोई कारीगर या मजदूर अच्छा नागरिक बन ही नहीं सकता। बिल्कुल, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। सोचने समझने की या समाज के कामों में हिस्सा लेने की फुर्सत कहा। उस जमाने में तो बस लड़ाई करना या राजनीति वही सम्मान वाले काम थे। और ये सोच मतलब काफी टाइम तक चली। हाँ, काफी लंबे समय तक। मध्य युग आया तो ठीक है, पादरी वर्ग जुड़ गया इसमें। लेकिन जो आम कारीगर थे, किसान थे, या यहाँ तक कि डॉक्टर या टीचर भी, उनको उतना ऊंचा नहीं माना जाता था। ग्रिग्स बताते हैं कि काम को सम्मान मिलना तो पिछली कुछ सदियों की ही बात है। खासकर ये औद्योगिक क्रांति हुई, लोकतंत्र के विचार फैले, तब जाकर। तो ये एक मजेदार बात है। पहले संस्कृति मतलब कुछ खास लोगों की जागीर थी, है ना? अमीर लोग जिनके पास काम न करने की सहूलियत थी। जी, अभिजात वर्ग। हाँ, और उनकी एक जिम्मेदारी भी होती थी, वो नोब्लेस ऑब्लाइज्ड वाली बात कि ऊंचे कुल में जन्मे हो तो समाज के लिए कुछ करो। सही। पर आज तो ज्यादातर लोग रोज की भागदौड़ में लगे हैं। तो अब संस्कृति को काम से अलग रखकर कैसे पाएंगे? ग्रिग्स कह रहे हैं कि उसे काम के अंदर ही खोजना पड़ेगा। बिल्कुल, यही ग्रेग्स का मुख्य तर्क है। वो कहते हैं कि देखो, आज हर किसी का फर्ज है कि समाज को कम से कम उतना तो लौटाए जितना उससे लिया है। पर ये तो बस हिसाब बराबर करना हुआ। हाँ, ये तो बस जीने का खर्च। जी, असली चुनौती तो है इससे आगे बढ़ना, कुछ कीमती कमाना। और यहीं पर काम सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं रहता, वो संस्कृति और सेवा का रास्ता बन जाता है। लेकिन इसमें एक टेंशन भी तो है ना? एक तरफ तो हमारे सपने होते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, असीम संभावनाएं, और दूसरी तरफ असलियत, कर्म की सीमाएं। हाँ। जैसे थोरो का वो उदाहरण था, हम शायद चांद तक पुल बनाने का सोचें, पर असल में बना पाते हैं लकड़ी का एक छोटा सा शेड। तो क्या ये थोड़ी निराशाजनक बात नहीं है? नहीं, ग्रिग्स इसे निराशाजनक नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये कर्म की सीमा जरूर है, पर जरूरी है। वो गेटे का एक रूपक इस्तेमाल करते हैं कि जीवन एक बड़ी सी बेतरतीब पत्थर की खदान है। अच्छा। और हमारे अंदर एक शक्ति है जो इस पत्थर को तराश कर कुछ रूप दे सकती है। अब हो सकता है हम अपने आदर्श का, अपने सपने का बस एक छोटा सा टुकड़ा ही असलियत में ढाल पाएं। लेकिन ऐसा करने से ही वो आदर्श वास्तविक बनता है। मतलब हवा हवाई नहीं रहता। हाँ, वो सिर्फ ख्याल नहीं रहता। लकड़ी का शेड बनाना चाहे कितना भी मामूली लगे, वो हवा में महल बनाने से बेहतर है, क्योंकि शेड बनाने से असल में कुछ बना, कुछ हासिल हुआ। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है, जैसे साइंस में होता है या आर्ट में। बिल्कुल। आप लैब में एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं या गणित के सवाल हल क्यों करते हैं? सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि प्रॉब्लम से जूझने की, उसे सुलझाने की काबिलियत पैदा हो। हाँ, क्षमता बढ़े। यही कला में भी है। जब माइकल एंजेलो ने सिस्टीन चैपल की छत पर वो पेंटिंग बनाई, तो उन्होंने सिर्फ एक महान आर्ट पीस नहीं बनाया, उन्होंने अपनी देखने की, रचने की शक्ति को भी बढ़ाया। हर महान काम जो है ना, वो करने वाले के विकास का सबूत होता है, सिर्फ रिजल्ट का नहीं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर वो रोज के काम जो बिल्कुल बोरिंग लगते हैं, जिनमें कोई मजा नहीं आता, जिन्हें ग्रिग्स डेड वर्क कहते हैं, बर्तन धोना, ऑफिस के रूटीन काम, हाँ, इसमें कहाँ है विकास? ये तो बस थका देते हैं। हाँ।
और ये सवाल हम सबके मन में आता है। लेकिन ग्रिग्स का यहाँ एक कह सकते हैं थोड़ा चौंकाने वाला तर्क है। वो कहते हैं कि जिस काम को हम सबसे ज्यादा उबाऊ, नीरस समझते हैं ना, हाँ, वही असल में चरित्र की सबसे मजबूत नींव रखता है। जैसे निष्ठा, अपनी इच्छा शक्ति को साधना, धैर्य रखना, शांति, ये सब उसी से बनता है। ये शायद हमें एकदम से समझना है। और शायद हम एक तरह के धोखे में रहते हैं, जैसे आपने कहा ऑप्टिकल इल्यूजन। हम अपने काम की मेहनत, उसकी बोरियत तो रोज देखते हैं, लेकिन दूसरे का काम देखते हैं तो बस उसका फाइनल रिजल्ट। बिल्कुल। जैसे कोई पियानो बजा रहा है स्टेज पर, कितना आसान लग रहा है, हम वाह वाह करते हैं, पर उसके पीछे उसने कितने घंटे, कितने साल उबाऊ प्रैक्टिस की होगी, वो हम भूल जाते हैं। आपने एकदम सही पकड़ा। उस सहजता के पीछे घंटों की, सालों की मशक्कत छिपी होती है। ग्रिग्स कहते हैं दुनिया कोई लॉटरी नहीं है। कुछ भी अच्छा बिना मुश्किल, लगातार मेहनत के नहीं मिलता। और यही जो निर्जीव काम है ना, इसको पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से करने से सिर्फ जानकारी नहीं बढ़ती, समझ विकसित होती है, विवेक। अच्छा, विवेक। हाँ, उनका एक बड़ा मजबूत सूत्र है, सच देखने के लिए सच्चा होना चाहिए। मतलब जो अपने काम में ईमानदार है, वही जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझ पाएगा। जैसे वो यूक्लिड वाली कहानी है कि मिस्र के राजा ने पूछा कि ज्यामिति सीखने का कोई आसान, शाही रास्ता है क्या? हाँ, और यूक्लिड ने कहा, नहीं महाराज, कोई शाही रास्ता नहीं है। या स्पिनोजा ने कहा था कि सारी महान चीजें उतनी ही मुश्किल होती हैं जितनी वो दुर्लभ होती हैं। तो ये सब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि साधारण काम में भी गहराई है अगर उसे सही ढंग से करें। बिल्कुल, वो आपके चरित्र को गढ़ता है, तराशता है। लेकिन ग्रिग्स इसका दूसरा पहलू भी देखते हैं। वो ये भी मानते हैं कि अगर बहुत ज्यादा नीरस काम हो और उसमें कोई मतलब ना जुड़ा हो, कोई उद्देश्य ना हो, तो वो आत्मा को मार भी सकता है। हाँ, ये भी सच है। और फिर वो उन पेशों के खतरों की बात करते हैं जिन्हें हम ऊंचा मानते हैं, सम्मानित, जैसे पादरी, डॉक्टर, वकील, टीचर, लेखक। जी। इनमें एक अलग तरह का खतरा है, दिखावे का खतरा। हाँ, ये बहुत बारीक बात है। देखिए, इन पेशों में क्या होता है, समाज आपसे कुछ उम्मीदें लगा लेता है। लोग चाहते हैं पादरी हमेशा पवित्र दिखे, डॉक्टर एकदम ज्ञानी हो, वकील उस बात को भी सच साबित कर दे जिस पर शायद उसे खुद यकीन ना हो। हाँ, होता है ऐसा। टीचर अपनी राय थोपने लगता है या रौब जमाने लगता है। और लेखक या वक्ता, वो तालियों के लिए, वाहवाही के लिए सच को तोड़ मड़ोड़ सकता है। गहरे विचार की जगह बस अच्छे लगने वाले जुमले इस्तेमाल कर सकता है। थोरो ने शायद इसीलिए प्रीचर या टीचर बनने से मना कर दिया था। उन्हें लगा वो ईमानदार नहीं रह पाएंगे। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने हाथ से मेहनत करके जीना चुना ताकि वो वही कह सकें जो सच मानते थे। तो ये दिखावा आता क्यों है? समाज की वजह से? हाँ, काफी हद तक। समाज अक्सर बाहरी चमक दमक को, दिखावे को इनाम देता है। सच्ची मौलिक बात पर शायद उतनी तालियां न बजें जितनी किसी इमोशनल, घिसी पीटी बात पर बज जाती हैं। और ग्रिग्स कहते हैं कि ये दिखावे का रास्ता जो है ना, ये अंदर से इंसान को खोखला कर देता है। आत्मिक मृत्यु है ये। तो फिर बचा कैसे जाए इससे, खासकर वो लोग जो ऐसे पेशों में हैं? ग्रिग्स कहते हैं सिर्फ एक ही रास्ता है, अटूट ईमानदारी। अपने काम से ईमानदारी, अपने आदर्शों से, और सबसे बढ़कर खुद से। ये समझना कि असली कीमत काम की नहीं है, बल्कि उसे करने वाले के नजरिए की है, रवैये की। हाँ, रवैये की। काम बड़ा है या छोटा, समाज उसे कितनी इज्जत देता है, ये सब दूसरी बातें हैं। मुख्य बात यह है कि उसे किस भावना से, किस सच्चाई से किया जा रहा है। ठीक है, पर मान लीजिए किसी को सच में लगता है कि उसका जो मुख्य काम है, उसका प्रोफेशन, वो उसे बांध रहा है, अब उसमें कुछ नया सीखने या आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं बची, तब क्या? ग्रिग्स इस बात को मानते हैं कि हाँ, कभी कभी काम बदलना जरूरी हो सकता है। जैसे थोरो का ये उदाहरण लें, जब उन्होंने अच्छी पेंसिल बनाना सीख ली तो वो काम छोड़ दिया, क्योंकि उनका मकसद पूरा हो गया था। वो बस उसे दोहराना नहीं चाहते थे। लेकिन ग्रिग्स बहुत प्रैक्टिकल भी हैं। वो कहते कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। आज का छोटा सा काम ठीक से नहीं करेंगे तो कल के बड़े मौके तक कैसे पहुंचेंगे? तो कोई बीच का रास्ता? यही शायद वो उपव्यवसाय या एवोकेशन वाली बात आती है, मतलब मेन काम के साथ साथ कोई और शौक पालना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। व्यवसाय वो है जो हम रोजगार के लिए करते हैं। उपव्यवसाय वो है जिसे हम अपनी खुशी के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने विकास के लिए चुनते हैं, खाली समय में। ग्रिग्स कई उदाहरण देते हैं इसके। विलियम कॉलिन ब्रायंट बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। हाँ, नाम सुना है। उन्होंने सालों तक पत्रकार का काम किया,
कविता तो वो अपने खाली समय में लिखते थे। अरे वाह। और जॉन स्टुअर्ट मिल, इतने बड़े फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, लेकिन वो 35 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क थे। सोचिए, उनका सारा महान लेखन कार्य ऑफिस के बाद के समय का नतीजा था। या मैथ्यू आर्नल्ड, जो स्कूल इंस्पेक्टर थे और साथ में इतने बेहतरीन कवि और निबंधकार भी। कमाल है। और ग्रिग समझाते हैं कि इसका असर एक दूसरे पर पड़ता है। आपका जो शौक है वो आपके मुख्य काम को ताजगी देता है, नया नजरिया देता है। उनका कहना है कि 2 काम अक्सर एक से आसान होते हैं। अच्छा, ये कैसे? जैसे कोई स्टूडेंट है, अगर वो पढ़ाई के साथ कोई खेल खेलता है या कोई और हुनर सीखता है तो अक्सर उसकी पढ़ाई भी बेहतर हो जाती है। या एक माँ है, अगर वो बच्चों की देखभाल के साथ अपने लिए भी कुछ समय निकाल पाती है तो वो बाकी समय में ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान रख पाती है। J.S. मिल ने खुद माना कि उनकी क्लर्की की नौकरी ने उन्हें दुनिया की प्रैक्टिकल समझ दी, जो उनके थ्योरी वाले लेखन के लिए बहुत ज़रूरी थी। तो ये सब मिलाकर एक पूरी तस्वीर बनती है कि काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है। ग्रिग्स ये भी कहते हैं कि काम हमें दिमागी तौर पर ठीक रखता है। हाँ, सैनिटी बनाए रखता है। बिल्कुल। निराशा, उदासी ये अक्सर खालीपन से आती हैं। जो लोग किसी मतलब के काम में लगे रहते हैं वो ज्यादा मजबूत रहते हैं। हाँ, काम आपको असलियत से जोड़े रखता है। जब आप अपने हाथ से कुछ बनाते हैं या किसी मुश्किल को हल करने में मेहनत करते हैं तो आपको एक तरह का भरोसा महसूस होता है। जो लोग अपने आदर्शों को सच करने में लगे रहते हैं वो उन पर यकीन नहीं खोते। और आखिर में ग्रिग्स काम को देखने के 3 लेवल बताते हैं ना। पहला, सबसे नीचे का लेवल कमर्शियल, मतलब काम सिर्फ पैसे के लिए। जी बिल्कुल। दूसरा लेवल प्रोफेशनल, जहां आप अपने पेशे के नियम, जिम्मेदारियां समझते हैं, निभाते हैं। और तीसरा, सबसे ऊंचा लेवल कौन सा है? तीसरा और सबसे ऊंचा नजरिया है काम को एक अवसर और एक मिशन के तौर पर देखना। ये मानना कि आपका काम, चाहे वो कुछ भी हो, वो आपके और दूसरों के लिए जिंदगी को बेहतर बनाने का, संस्कृति बनाने का, सेवा करने का, ज्ञान पाने का एक जरिया है। और इसी नजरिए से सबसे अच्छा काम होता है। हाँ बिल्कुल, इसी नजरिए से लोग बड़े बड़ा त्याग करते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे देते हैं। और फिर शायद कोई काम छोटा बड़ा नहीं रह जाता। कोई भी ईमानदार काम महान बन सकता है। बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, किसी प्यासे को एक गिलास पानी भी ऐसे पिलाया जा सकता है कि उसमें पूरी इंसानियत की सेवा का भाव हो। या एमरसन का वो उदाहरण कि अगर डॉली या जोन जैसी कोई साधारण औरत जिसमें एक महान आत्मा हो, वो झाड़ू लगाए तो उसका झाड़ू लगाना भी एक सुंदर बेहतरीन काम बन जाएगा। वाह। काम की असली कीमत इस बात में है कि उसमें कितना चरित्र, कितनी ईमानदारी, कितना आदर्श डाला गया है। जिन जूतों में चरित्र सिला गया हो वो पहनने वाले की हिफाजत करेंगे। जिस घर में चरित्र बनाया गया हो वो तूफानों में खड़ा रहेगा। जिन किताबों में चरित्र लिखा गया हो वो पीढ़ियों तक रोशनी देंगी। फर्क इससे नहीं पड़ता कि काम क्या है, फर्क इससे पड़ता है कि उसे कैसे किया गया है। तो कुल मिलाकर ग्रिग्स हमें एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया दे रहे हैं कि हमारा काम, चाहे वो कितना भी साधारण लगे या कितना भी बड़ा, वो हमारे खुद के विकास का, दूसरों की सेवा का और ज्ञान पाने का सबसे पहला मैदान है। जरूरत बस इस बात की है कि हम अपने काम की इज्जत करें और जो दूर के ढोल सुहावने लगते हैं ना, उस भ्रम से ऊपर उठें, अपने आज के काम में ही महानता खोजें। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर ग्रिग्स के विचारों से एक आखिरी बात सोचें तो वो ये हो सकती है, अगर काम की कीमत उसे करने वाले की भावना और नजरिए से तय होती है तो क्यों ना हम अपने रोज के किसी छोटे से, शायद उबाऊ लगने वाले काम को कल एक नई नजर से देखें। उसे सिर्फ एक काम की तरह नहीं जिसे बस खत्म करना है, बल्कि शायद खुद को बेहतर बनाने के एक मौके की तरह, या किसी छोटे से आदर्श को असलियत में जीने के एक तरीके की तरह। बस इस पर सोचने भर से शायद हमारे रोज के अनुभव में कुछ बदलाव आ जाए।